जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। छात्रों, तो चलिए जल्दी से अपने साइंस के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करना शुरू करते हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रश्न है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना उपस्थित होती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंसर होगा प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा याद रखेंगे। चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो है वो है ए, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रा। इसी के साथ चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग होता है? ठीक है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग होता है? तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर है नर, यानी ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा कि पुंकेसर पुष्प का नर जनांग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? ठीक है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यौनारंभ। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर यौनारंभ। ठीक है, चले इसी के साथ चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं। ठीक है, प्रश्न है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर है ये सभी, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और रजोतर्म का प्रारंभ। ठीक है, याद रखेंगे ये सब इस प्रश्न के आंसर हैं। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, प्रश्न है, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी इसमें भी डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वृषण, शुक्रवाहिका और मूत्रमार्ग, ये सब मनुष्य के नर जननांग के भाग होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ठीक है, प्रश्न है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। चलें इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर है वो है बी, यानी कि 2 हमारा एकदम सही आंसर होगा कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है? ठीक है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा युग्मनज। ठीक है, चलें इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं? ठीक है, प्रश्न है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यानी अधिवृषण में। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा अधिवृषण में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जिन पर उनका अपना कोई बल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निकेत, यानी सी हो जाएगा हमारा एकदम सही आंसर निकेत। ठीक है, चलें इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? ठीक है, एकलिंगी पुष्प का
उदाहरण हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे पपीता। चलें, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ठीक है, प्रश्न है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। चलिए, इसी के साथ अगले प्रश्न के आंसर देंगे। प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे वृषण में। चलें, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्त्री में। ठीक है, पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुकुलन। ठीक है, याद रखेंगे मुकुलन प्रजनन की विधि है हाइड्रा की। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ठीक है, प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कायिक विधि का। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कि उसे हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। ठीक है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भ्रूण को पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, चलें, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ठीक है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9 माह का होता है। ठीक है, 9 महीनों का होता है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। ऋतुस्राव, ठीक है, या रजोधर्म का समय होता है। ठीक है, प्रश्न है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 से 8 दिन, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा कि 2 से 8 दिन। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछेगा आपसे कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय, तो आप याद रखेंगे 2 से 8 दिन। ठीक है, चलें, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। बीज विकसित होता है। ठीक है, प्रश्न है, बीज विकसित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बीजांड से विकसित होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी भी इसका सही आंसर है और सी भी। तो बी है सूचक और एड्स। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार से होता है? ठीक है, प्रश्न है, जनन कितने प्रकार से होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए,
ये 2 प्रकार से होता है। ठीक है, जनन कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। ठीक है, याद रखेंगे, वृषण होगा इसका आंसर। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। चलें इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, परागकोश में पाए जाते हैं। यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएं कि परागकोश में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि परागकण पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर है वो है बी, कि अंडाशय कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन था। इसी के साथ हम अपने 30वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि पुंकेसर के अग्रभाग को हम परागकोश, यानी बी होगा एकदम सही आंसर, कि परागकोश कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि परागकोश कहते हैं। इसी के साथ यहीं पर अगले प्रश्न के आंसर देंगे। प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ठीक है, प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो हमारा आंसर होगा सी, पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में। ठीक है, आंसर होगा पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक और प्रश्न है, इसके आंसर भी दे दें। प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, यानी ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ ये प्रश्न आपके साइंस के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2024 मैट्रिक के लिए, तो इन सारे प्रश्न को आप याद कर लेंगे। अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। सभी छात्रों से हम यह कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आप सभी छात्रों से मिलेंगे अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्लास, यानी कि सोशल साइंस और मैथ के ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।